ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से फेलोशिप मिल चुकी है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर बलबीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर बलबीर, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा स्थिति पर। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हमने कल देखा कि पूरे हिंदुस्तान में 13,000 केसेस थे, जो कि काफी डाइल्यूट हो गया। इसका मतलब ये खत्म होने की तैयारी में है जी। हमने देखा कि ये तेजी से बढ़ा और तेजी से नीचे आया। जो ये कोविड बिल्कुल ऐसे ही तीनों पैटर्न्स में आया। तीनों पैटर्न्स हमारे देश में ऐसे ही थे कि पीक किया फिर तेजी से नीचे आया। तो अभी मेरा मानना है कि ये खत्म होने की तैयारी में है जी। अब सवाल ये रहेगा कि चौथी वेव आएगी कि नहीं आएगी, वो सबसे मुश्किल सवाल है आंसर करना। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अच्छी है और फिर भी हमें सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, जितनी भी हम सोच सकते हैं। पहली स्थिति लास्ट ईयर इस साल जनवरी सबसे बेटर सिचुएशन अभी है। और डॉक्टर बलबीर, आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड की वजह से अस्पताल अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आ पा रहे थे और जो प्लान्ड सर्जरीज थी वो भी काफी पेंडिंग हो गई हैं। तो इस समय किस तरह का स्टेटस है और लोगों को जिनकी सर्जरीज पेंडिंग है या जिनका रूटीन चेकअप ड्यू है, वो उन्हें क्या अब अस्पताल आना चाहिए? तो जो स्थिति ये है कि हमने जो देखा कि लास्ट ईयर दिसंबर में लोगों की प्लांट सर्जरी लोगों ने फिर आना शुरू कर दिया, नवंबर दिसंबर में। तो फिर हमारे पास काफी पीक हो गया। दिसंबर में काफी मरीज आए जिनकी प्लांट सर्जरी रुकी हुई थी, जो वेट कर रहे थे कि कोविड अभी बेटर हो। जनवरी के 2-3 हफ्ते बाद ये दिखने लग गया कि अब ओमाइक्रॉन आ रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ा स्लम्प आया, जो हमने देखा फरवरी में जी। जनवरी में फरवरी में जो स्लम्प था। अब फिर मरीज आने शुरू हो गए जिनकी प्लांट सर्जरी है, लेकिन अभी भी वो डरे हुए हैं, अभी भी वो खुल के नहीं आ रहे। तो डरना क्या है कि पहली चीज उनको ट्रैवल करना पड़ता है, कई मरीजों को दिल्ली के बाहर से जी। तो रश होता है ट्रैवल में, और फिर दिल्ली में आके देखते हैं रश है काफी। तो ये 2 रीजन से उनका थोड़ा अभी इतने फास्ट नहीं आ रहे कि थोड़ा अभी और वेट करेंगे कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए, शायद इसकी वेट करें। तो डॉक्टर बलबीर, आप क्या कहेंगे? स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हमारे पेशेंट्स में डिले से कई मरीजों को बहुत नुकसान हुआ है, बिकॉज हार्ट में टाइमली ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। और हमने देखा कई मरीज काफी लाइफ लॉस्ट हुई जी इस चक्कर में। बिल्कुल। तो डॉक्टर बलबीर, जैसा कि बता रहे हैं कि अब अगर आपका रूटीन चेकअप ड्यू है या कोई सर्जरी ड्यू है तो अपने विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें, हॉस्पिटल विजिट्स करें, क्योंकि पहले ही आपके पास समय नहीं है, डिले हो चुका है। और डॉक्टर बलबीर, इस बीच कुछ श्रोताओं को भी ले लेते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने सवाल पूछने चाहते हैं। पहले कॉलर जुड़ गए हैं हरियाणा से, नरेश जी। हेलो नरेश जी, नमस्कार। हाँ जी।
जी जी नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। जी मेरे नरेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर जी मेरे 2 सवाल है। जी बोलिए। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सामान्य फ्लू और कोरोना फ्लू में क्या अंतर है? जी और जी इसमें घरेलू उपाय कितने कारगर है? ओके। डॉक्टर बलबीर जानना चाहते हैं सामान्य फ्लू और कोरोना में क्या अंतर है और इसके क्या उपाय हैं, घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? तो सामान्य फ्लू और कोरोना में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था। वो डिफरेंस ये है कि जो कॉमन फ्लू है वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करता और कोविड लंग्स को इफेक्ट करता है। तो कोविड में मरीज काफी सीरियस हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, जो फ्लू में बहुत कम चांस होता है उसमें भी चांस कि लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, जान जा सकती है, लेकिन उसका चांस बहुत कम होता है। तो कोविड जो अभी हुआ है, जो ओमाइक्रॉन से हुआ है, उसमें लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत कम थी एज कंपेयर टू जो लास्ट ईयर अप्रैल में हमने कोविड देखा, वहां लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। तो मेजर डिफरेंस इस फ्लू और कोविड फ्लू में है कि लंग इन्वॉल्वमेंट कोविड में ज्यादा होती है और फ्लू में नहीं होती है। अब रहा क्या सिम्टम से हम बता सकते हैं कि ये फ्लू है या कोविड है, हम नहीं बता सकते। किसी को माइल्ड सिम्टम हो वो फ्लू हो सकता है और किसी को माइल्ड सिम्टम हो कोविड हो सकता है। तो फीवर, हाई ग्रेड फीवर दोनों में हो सकता है। तो कोई ऐसा बहुत मामूली डिफरेंसेस होते हैं जो सिम्टम से बता सकते हैं कि ये फ्लू है या कोविड है। ये सिर्फ टेस्ट ही बता सकता है कि ये कोविड है कि ऑर्डिनरी फ्लू है। लेकिन ये क्लियर है कि कोविड इलनेस काफी सीरियस इलनेस है, इसको हम फ्लू की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। और इतने जैसे फ्लू होता है हम सोचते हैं छोड़ो 2 दिन बुखारी होगा, हम काम पे भी जाते रहते हैं, ये वो चीज नहीं है कोविड में। दूसरा आपने पूछा घरेलू उपाय, मेरे हिसाब से कोई घरेलू उपाय यही है कि अपनी प्रिवेंशन करें, मास्क रखें, अगर किसी को घर पे कोविड होता है तो बाकियों का ध्यान रखें। एल्डरली जो बुजुर्ग है वो सफर किया है इस वेव में भी, तो मैंने देखा 80+ में मैक्सिमम चांस था डेथ का, इवन इन द ओमाइक्रॉन वेव। बिना डेथ के नहीं खाली है, ये नहीं कि ओमाइक्रॉन में डेथ नहीं हुई है, काफी डेथ हुई है, लेकिन ज्यादातर उनमें हुई है जिनकी कोमोर्बिडिटीज थी या फिर उनकी उम्र 80 साल या 85 साल से ऊपर थी। तो उनका ध्यान देना, घर पे बुजुर्गों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन में भी। जी, तो जैसा डॉक्टर बलबीर बता रहे हैं कि हमें घर पर अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, या वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इस बीच मंदसौर का रुख करते हैं जहां से बसंती लाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी बसंती लाल जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं सगोरे स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यन जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, जैसे कि इंद्रधनुष से, जैसे इंद्रधनुष में जुड़े जैसे टीका वाला 7 टीके लगते थे, है ना सर? जी जी। तो ये कोरोना वायरस का इंद्रधनुष में इस तरह से कोई 7-8 टीके लगेंगे क्या सर? ये जानना था मेरे को। 7-8 टीके लगेंगे? फिर से अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर बलबीर, क्या आप सवाल समझ गए हैं? तो मैं समझाऊं कि कितने टीके लगने चाहिए। 7-8 टीके की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अभी तक जो समझे हैं फ्लू इलनेसेस में या इन्फ्लुएंजा में, हम साल में 1 इंजेक्शन बताते हैं कि 1 इंजेक्शन साल में लगना चाहिए। लेकिन ये कोविड इतना डेंजरस था कि रिसर्चर्स ने देखा कि तीसरा बूस्टर भी अगर लगे तो बेटर है। 2 बूस्टर के बाद तीसरा बूस्टर भी लगा, अगर वो 6 महीने बाद बीत चुके हैं तो उसमें भी बेनिफिट है। तो अभी फिलहाल क्या ये अगले 6 महीने बाद रिपीट करेंगे? शायद जिस तरह का ये वायरस है, हम चाहेंगे कि जितना इरेडिकेट कर दिया जाए वैक्सीन से उतना अच्छा है। पहली चीज, वैक्सीन बहुत सेफ है, इसका कोई शक नहीं, बहुत सेफ वैक्सीन है। दूसरी चीज, ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो 2 चीजें हमारे पास हैं, ये दोनों पॉजिटिव चीजें। तो अगर हमें 6 महीने या साल में रिपीट करनी पड़ती है, अभी ये डिसीजन लिया नहीं गया, बट ये पक्का है कि साल बाद लगवानी पड़ेगी ये वैक्सीन। तो ऐसा नहीं कि 7 डोजेज लगेगी, जब तक ये इसका पूरी तरह इलाज नहीं आ जाता, जब तक इसकी एंटीवायरल ड्रग ऐसी आएगी जो कोविड को खत्म करेगी, तब तक हमें वैक्सीन पे ही डिपेंड करना है। और मेरे राय में अभी शायद एवरी 6 मंथ्स पे ये लगेगी।
जी बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है इवन डॉक्टर बलबीर इस समय लोगों को प्रिकॉशनरी डोज भी लग रही है। हमारे जो एल्डरली लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आज आपने बुजुर्गों की बात करी और ओमाइक्रॉन के केस में भी आपने बताया कि किस तरह के आंकड़े सामने आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे एल्डरली लोगों तो से? मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि 60 साल के ऊपर आपको बूस्टर लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बूस्टर लगवाना चाहिए। बहुत फायदेमंद है, स्टडीज ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाए हैं जिनको तीसरा बूस्टर मिला है। तो अगर हम इस बीमारी से बच सकते हैं और पर्टिकुलरली 60 साल से ऊपर, तो उनको जरूर लगाना चाहिए। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। जी लोग मेरे से आके पूछते हैं तो मैं भी उनको ये कहता हूँ कि अच्छा किया आपने लगवा लिया। तो रिस्पांस अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लगवाना बहुत जरूरी है। जी, तो हमारे जो भी एल्डरली लिसनर्स सुन रहे हैं, उन्होंने अगर अभी तक अपनी वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो प्रिकॉशनरी डोज कही जा रही है, उसे आप जरूर लगाएं। और इस बीच कानपुर का रुख करते हैं, आनंद तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ अपने सवाल के साथ। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्ते नमस्ते। मैं ये सर कह रहा था कि सामान्य मौसम में भी जी अगर कम लक्षण है कोरोना के तो क्या ऐसी दवा की जरूरत पड़ती है कि यही ठीक हो सकता है सर? जी, तो डॉक्टर बलबीर क्या कहेंगे आप? मुझे सवाल समझ नहीं आया। ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ही सामान्य लक्षण हैं कोविड के, तो क्या उसमें भी दवाओं की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आज की डेट में अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं तो हफ्ते बाद क्या ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा कि पहले हफ्ते में सबको माइल्ड से सिम्टम थे, लो ग्रेड फीवर था। सेकेंड वीक में जब साइटोकाइन स्ट्रॉम आया तो पेशेंट्स की हालत खराब हुई। तो ये अगर ये पीरियड हम पहला हफ्ता निकाल देते हैं और की कहते हैं कि कुछ माइल्ड सिम्टम है, तो शायद हम कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देखते हैं। जो एक दवाई आजकल अवेलेबल है हमारे पास एंटीवायरल, जो काफी यूज हुई पिछले महीनों, शायद वो मिस कर देंगे कि सिर्फ माइल्ड फीवर है। तो अगर किसी को एज 60 प्लस है, उसको कोई डायबिटीज है या हार्ट की बीमारी है या लंग में कुछ है, जी तो उसको चाहे माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, दवाइयों से ट्रीट करना चाहिए। अभी एक अच्छी एंटीवायरल ड्रग है जो हिंदुस्तान में कई कंपनीज ने निकाली, जो काफी इफेक्टिव प्रूव हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबको जरूरत है, बट जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनकी एज ज्यादा है, जी शायद ये दवाई जल्दी दी जाए, माइल्ड सिम्टम्स में भी दी जाए तो शायद फायदा ज्यादा हो। जी बिल्कुल। और जो तो ये डिसीजन डॉक्टर के पर छोड़िए। अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी है, आपको डॉक्टर को जरूर मिलना है, वीडियो कंसल्टेशन करनी और दवा हो सकता है शुरू करनी पड़ेगी। जी, तो जैसा कि डॉक्टर बलबीर बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तो आपको किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क जरूर करना होगा और डॉक्टर के सुपरविजन में रहना होगा। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज की इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112341764 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर महेश शर्मा जी हैं, बड़ौद से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, लोग बाग जो है अब लापरवाह होते जा रहे हैं, उनको समझाने की कृपा करें, अपने हिसाब से समझाएं, क्योंकि इस टाइम जो है कोरोना के आखिरी छोर पे है, और जो है वो अगर आखिरी छोर हमेशा अगर हमारी लापरवाही रहेगी तो वो पहला छोर बन जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर, महेश शर्मा जी बहुत जागरूक रहते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं। और ये बात जैसा कि पिछली वेव में भी हम लोगों ने देखी थी कि जो लास्ट फेज है वो बड़ा क्रिटिकल है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल सही कहा महेश जी आपने। ये हमें खुशी भी होनी चाहिए कि ये शायद खत्म होने का तैयारी हो रही है कोविड की, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको प्रिकॉशन ऐसे ही रखने हैं कि जैसे पहली वेव में रखे थे, या कि ये डर के रहें कि अब दूसरी फिर से आ जाएगी। ये हमें याद रखना है कि ये बीमारी अच्छी नहीं है, इसमें बचाव काम करता है। तो रश में नहीं जाना, मास्क यूज करना है, बुजुर्गों को और कोमॉर्बिड पेशेंट्स को बहुत ध्यान से काम करना, वैक्सीन जरूर लगवानी। ये क्राइटेरिया अभी फिर भी जारी है,
ये अगले साल तक तो पक्का ही जारी रहेंगे, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन हमें अगर चौथी वेव से बचना है तो शायद ये सब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और इस बीच लोनी दिल्ली से इंदर सिंह जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। इंदर जी नमस्कार। इंदर जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर जी हम डॉक्टर का आभार व्यक्त करते हैं और जानना चाहते हैं कि हमने 2 टीके लगवाए सर जी। क्या सर हमारे लिए भी बूस्टर डोज अनिवार्य है? आपकी क्या उम्र है? सर 29 ईयर्स हैं। आपकी दोनों डोज लग चुकी हैं वैक्सीन की। तो डॉक्टर बलबीर 29 साल उम्र है, दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो क्या इनको बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज की जरूरत है अभी? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अभी ऐसा देखा गया है कि इस एज ग्रुप में इतना खतरा नहीं है, तो अभी आपको बिल्कुल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। जब न्यू इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि किस एज ग्रुप में तीसरा बूस्टर चाहिए तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको जरूरत नहीं है बूस्टर की। जी। और कोविड के साथ थोड़ी बात करते हैं कार्डियक डिजीजेस की। और डॉक्टर बलबीर आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। हमारा देश भारतवर्ष कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत, अगर हम मेडिकल की बात करें तो काफी उन्नत देश है, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश में जो कार्डियक मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या कारण है कि आदमी को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और कब पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर का या जो एक हिस्सा दिल है या हार्ट है, वो हृदय है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? वो क्या सिम्टम्स हैं जो अलार्मिंग है होते हैं और हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए? तो हमने बहुत देखा कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। जो हार्ट पेशेंट्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ कोविड से। उनके हार्ट पहले से वीक था, अब कोविड आ गया, उससे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी। कोविड ने क्या किया, जो हार्ट पेशेंट्स पहले से थे उनकी बात कर रहा हूँ, फिर मैं बात करूंगा जिनको पहले से हार्ट डिजीज नहीं थी उनके साथ कोविड ने क्या किया जी। तो जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम थी अब उनको कोविड हुआ, तो उनके सिम्टम्स सांस फूलने के थे। अब क्या ये कोविड की वजह से है, क्या हार्ट की कंडीशन वर्स हो गई उसकी वजह से? फिर कई मरीज घर पे आइसोलेट हो गए, उनको हार्ट की दवाइयों और कोविड की दवाइयों में बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये खाएं वो खाएं, और उनकी केयर नहीं हो पाए क्योंकि कई डॉक्टर्स के पास वो नहीं जा पाए, वो घर पे ही थे, वो उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई। फिर कुछ पेशेंट्स कोविड आईसीयू में दाखिल हो गए, वहां उनको कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट नहीं मिली। तो इसलिए जो हार्ट पेशेंट, एग्जिस्टिंग हार्ट पेशेंट्स हैं, उनकी काफी मोर्टेलिटी हुई, उसमें काफी डेथ्स हुई जो हमने देखी। इसमें हमको पता है कि अब जिसको हार्ट डिजीज पहले से, उसके लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है मैं जानता हूं आज की डेट में। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए, अगर कोई आपकी हार्ट पेशेंट है उसको बूस्टर लगवाना जरूरी है, उसकी एज 60 से ऊपर है और भी जरूरी लगवाना। तो इसलिए पहली चीज, जो हार्ट पेशेंट एग्जिस्टिंग है उनके जब कोविड होता है तो हार्ट इलनेस वर्सन हो जाती है, उनके सिम्टम्स हार्ट फेलियर के और वर्सन हो जाते हैं, उनकी दवाइयों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एक तरफ से कोविड की दवाइयां चल रही हैं, एक तरफ से हार्ट। लंग वाला कहता है शायद लंग से सांस फूल रहा है, हार्ट वाला सोचता है हार्ट से सांस फूल रहा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और काफी मुश्किल और डेंजरस बीमारी है। दूसरा है जो कोविड जिसको होता है उसको पहले से हार्ट डिजीज नहीं, क्या उसको हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है वायरस? ये वायरस डायरेक्टली हार्ट को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन इस वायरस से पूरी बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उससे हमने कई हार्ट अटैक्स देखे, पेशेंट्स के हार्ट की आर्टरीज में क्लॉट बने, उनको हार्ट अटैक हुआ। उसमें भी बहुत मुश्किल हुई हमें, क्योंकि अब जब हार्ट अटैक है वो आइसोलेटेड है पेशेंट, और वो डरता है हॉस्पिटल जाने से, और डॉक्टर्स डरते हैं कि हमें भी आइसोलेशन में रखना पड़ेगा इसमें। तो कई बार हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट बहुत डिले हुआ, लेकिन हमने अपने मैक्स हॉस्पिटल में पॉलिसी बनाई थी कि कोई भी हार्ट अटैक से कोविड हो ना हो, हमें उसको ट्रीट करना है इमीडिएटली, पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको इमीडिएट केयर देनी है, क्योंकि जितना जल्दी हार्ट अटैक को ट्रीट किया जाए उतना अच्छा है। और क्लॉटिंग से बहुत और भी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे वेन्स में क्लॉट बने, लंग्स में क्लॉट बने, उससे भी काफी डेथ्स हुई। तो ये कोविड की वजह से था, ये बॉडी में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो क्लॉट्स बनते हैं तो उससे डेथ्स हो सकती है। तो ये टेंडेंसी कोविड के बाद भी रहती है, तो ये अभी किसी को पता नहीं क्या है, सिर्फ 6 महीने तक रहती है टेंडेंसी, 6 साल तक रहती है। तो ये पक्का है कि कोविड के बाद
हाई टेंडेंसी होती है। तो एक टेस्ट डी डाइमर से हमने काफी डायग्नोज किए पेशेंट जिनको जी ब्लड थिनिंग की जरूरत थी और उसमें उनकी मदद मिली। सो क्लॉटिंग होना एक कोविड में कॉमन चीज देखी गई हमारे यहाँ और उसके ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिवली ट्रीट किया गया। जी, तो डॉक्टर बलबीर, क्या ऐसे लोग जिनके साथ इस तरह की समस्या हुई उन्हें रेगुलर हार्ट चेकअप कराते रहना होगा? तो दूसरी बीमारी जो ये कर सकते हैं कार्डियोमायोपैथी कि हार्ट मसल को वीक कर दे। फॉर्चुनेटली ये नहीं आगे बढ़ी, बहुत कम लोगों को हुआ कि हार्ट मसल कोविड ने वीक कर दिया और फॉलो अप में भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम है क्लॉटिंग की। तो अगर किसी का डी डायमर बढ़ जाता है और उसको यहाँ क्लॉट बनता है तो उसको एंटीकोगुलेशन हमने 1 साल तक पॉलिसी बनाई कि जिसका क्लॉट बना है कोविड के बाद उसको 1 साल तक हम ब्लड थिनिंग देंगे ताकि उसकी क्लॉटिंग ना बने। जिसको नहीं बना हम नहीं दे रहे। जी बिल्कुल। और अब रुख करते हैं पंजाब में संगरूर का, जहां से कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ा, बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, जो मेडिकल साइंस और गवर्निंग सिस्टम के बीच में इतना गैप क्यों है? जैसे मेडिकल साइंस तो आज भी कह रही है कि कम से कम 1 साल तक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। हाँ, जी। और जो ट्रेड यूनियन में वो जैसे स्कूल की यूनियन होगी और सरकार के बारे कहते हैं बाहर की पहले खोल दो, लोगों को बेरोजगारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, वो फैसले गलत ले रहे हैं। जहाँ भीड़ बढ़ती है वो भीड़ को तरक्की गिनते हैं, ह्यूमन हेल्थ उधर मैटर नहीं करती उनकी बात। ये इतना गैप क्यों है सर? इसके बारे में थोड़ा ये कमेंट करें। दूसरा, कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते ये बताएं, एक आम साधारण आदमी कौन सा फैट ले जो उसकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह को इम्बैलेंस ना करे? बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, इनका दूसरा सवाल पहले ले लेते हैं कि हर आदमी को होता है कि किस तरह का फैट लेना चाहिए, कौन सा घी खाना चाहिए। बहुत तो परेशान रहते हैं आजकल, कार्डियक डिसीज बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या आप सलाह देंगे? तो ये जो सवाल है इसका आंसर अभी तक मेडिकल फील्ड से करेक्ट आंसर नहीं आया। लोग कहते, कई डॉक्टर्स मरीजों को सलाह देते हैं कि देसी घी बिल्कुल बंद कर दें। शायद मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। देसी घी एक अच्छा फैट का जरिया है, लेकिन हर चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए। आप सारा दिन अगर देसी घी खाएंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत खाएंगे तो कोई खराबी नहीं होने वाली। तो देसी घी कोई पॉइजन नहीं है, क्योंकि कुछ डॉक्टर मरीजों के दिमाग में डाल देते हैं कि देसी घी पॉइजन है। वो नहीं है, उसमें एक सैचुरेटेड फैट है, लेकिन उसकी जो रेशो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो काफी अच्छी है। तो थोड़ा बहुत देसी घी रोज दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हार्ट के मरीजों को भी मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ कि बिल्कुल देसी घी नहीं खाना, वो गलत है बिल्कुल। फिर कुछ ऑयल्स हैं, जैसे कनोला ऑयल है, रेपसीड ऑयल कहते हैं उसको, तो ये अच्छा ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, जो वर्जिन मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। तो ये अच्छे ऑयल्स माने जाते हैं। तो थोड़ा बहुत बटर या थोड़ा बहुत देसी घी डेली लेने में कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर बलबीर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर कोई हल्की फुल्की सी भी किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किसी को कोई दूसरी कार्डियक डिजीज होती है, तो लोग एकदम से फैट को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो शायद इसके दुष्प्रभाव भी होते होंगे। तो जो सबसे खराब ऑयल है वो है जो रिफर्बिश्ड है। जैसे पकोड़े बनाते हैं तो उसको बार बार ऑयल को अगर हीट करेंगे तो ऑयल में कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जब बार बार हीट होता है जो नुकसान कर सकती हैं। तो उसको रीयूज ऑफ ऑयल वो अवॉइड करना चाहिए, कि उसमें बार बार बॉयल करने से कुछ ऐसी चीजें केमिकल्स बनते हैं जो बॉडी को खराब नुकसान पहुंचाते। वो डेफिनेटली पक्का है जी। और अब रुक करते हैं दिल्ली का, धर्मवीर जी का सवाल लेते हैं, जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो। धर्मवीर जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी, जी धर्मवीर जी नमस्कार, सिद्धार्थ जी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक पीछे न्यूज सुनी थी जैसे कि कोवैक्सीन में मरे हुए वायरस का इस्तेमाल करके वायरस ये वैक्सीन बनाई गई है। डॉक्टर साहब, कितने वायरसों को मिलाकर एक वैक्सीन बनती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? श्रोता लोग को भी थोड़ी समझ में आए कि हम लोग के अंदर भी वही वायरस से, उस वायरस को आने वाले वायरस से मुकाबला करा जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मवीर जी, तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। इस समय हमारे पास 3 वैक्सीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। एक है mRNA वैक्सीन जो फाइजर ने बनाई,
जी। वो एक न्यू कॉन्सेप्ट से उन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई। फिर एक वैक्सीन बनी कोविशील्ड, जो एम प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन था वैक्सीन कोविड वायरस का, उसके अगेंस्ट बनाएगी एम प्रोटीन की एंटीजन लेके, उसके साथ एंटीबॉडीज जो बनी एम प्रोटीन के अगेंस्ट बनी। और कोवैक्सीन हमारी वैक्सीन थी। हमने कॉन्सेप्ट लिया पोलियो वायरस का, जहां पूरा वायरस को एटीन्यूएट करके, एटीन्यूएट करने का मतलब है उसको नियरली डेड कर दिया, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स आएगा लेकिन इन्फेक्शन नहीं होगा। वो पूरा वायरस से बनाया गया कोवैक्सीन। उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है ऐसी वायरस बनाने, क्योंकि सिंथेटिक नहीं है, लेकिन ये पूरा वायरस को यूज किया गया। ये कॉन्सेप्ट लिया हमने पोलियो वायरस। जब शुरू में कोवैक्सीन आई तो लोगों ने सोचा शायद ये काम करेगी नहीं करेगी, इंडियन वैक्सीन ये वो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने कोवैक्सीन लगवाई। मैं दावत से बोल सकता हूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब और हमें फक्र होना चाहिए कि हमने इतनी अच्छी वैक्सीन प्रोड्यूस की जिसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहे। मैं फाइजर के साथ ऐसा कंपैरेटिव ट्रायल नहीं है, लेकिन फाइजर के बहुत फेलियर्स हुए अमेरिका में। हमने देखा कि अभी जो वेव्स हुई अमेरिका में, बहुत स्ट्रांग वेव्स हुई, और हमारे कोवैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन है। WHO ने फाइनली इसको एक्सेप्ट किया। FDA के लिए ट्रायल्स कुछ हो रहे हैं, जो कोवैक्सीन शायद USA में भी अप्रूव कर दे, तो उसमें हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन है। जी बिल्कुल। और कोवैक्सीन के बारे में जैसा कि आपने कहा कि यूएस जो FDA है, ये भी इसके जो ट्रायल्स को इसकी मंजूरी दे दी गई है, और बहुत जल्द यूएस में भी अब कोवैक्सीन देखने को मिलेगी। और इस बीच पटियाला का रुख करते हैं और जानते हैं कुलदीप जी से क्या जानना चाहते हैं। जी कुलदीप जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मेरी एज 68 है जी, और मैं ब्लाइंड हूँ जी। 22 मार्च को मेरे पहला कोवैक्सीन लगा था जी। दूसरा मुझे लगा 28 दिसंबर को, 9.25 महीने बाद। ओके। तो अब तीसरा फिर दोबारा लगेगा ना। अब फिर 57 दिन हो गए 28 दिसंबर से। दो आपको 28 दिसंबर को सेकेंड डोज लगी है कोवैक्सीन की, राइट? जी हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर बलबीर अब ये जानना चाहते हैं कि आप अगली तीसरी डोज कब लगेगी इसकी, ये जानना चाहते हैं? अभी तो 6 महीने वेट करना चाहिए। अभी तो 28 दिसंबर को लगी है जी। उसका भी जो सेकंड डोज लगती है उसका भी रिस्पांस आने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं, अच्छा रिस्पांस आने में। तो अभी तो आप वेट करिए, आपको बूस्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, तो अभी चूंकि रिसेंट, तो डॉक्टर बलबीर अगर हम देखें तो बूस्टर डोज के लिए अभी सरकार की गाइडलाइन कितने दिनों का गैप होना चाहिए, या हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें कितने गैप पे वैक्सीन लगवानी है? तो अभी तो जो रिकमेंडेशन आई है वो 3 महीने की है कि लास्ट डोज कम से कम 3 महीने पहले लगी होनी चाहिए, एज 60 से ऊपर होनी चाहिए और कोमॉर्बिडिटीज होनी चाहिए। तो इस पे क्राइटेरिया पे हम लगा रहे हैं वैक्सीन बूस्टर डोज जी। तो आगे जाके क्या चेंज आएगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर दिन गाइडलाइंस चेंज होती है, नया डेटा आता है, नई न्यू इनसाइट्स आती हैं इसमें। जी बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर बलबीर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि खबर अच्छी है। ऐसा लगता है कि कोविड का अंत होने वाला है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हमने सेकेंड वेव में बहुत मार खाई है, हम अब दोबारा कभी नहीं मार खाना चाहेंगे दोबारा। मुझे पता है बहुत लोग सफर कर चुके हैं इस ओमिक्रॉन से भी, लेकिन अपना संयम रखिए, अपना डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क यूज करिए और सैनिटाइजर यूज करिए, वैक्सीन लगवाइए, अब सब ठीक रहेंगे। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर बलबीर ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं AIRNSTtalks@gmail.com पर।
कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।